सो फील्ड वर्क जो है एक रिगरस साइंटिफिक मेथड है, रिगरस कह सकते हैं हम, एग्जॉस्टिव, एंड ये एक मेजर रोल प्ले करता है एंथ्रोपोलॉजी में। जो अर्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे प्रिमिटिव कल्चर्स को समझने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे जो स्कॉलर्स रहे हैं इस एरिया में, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्टेंट कम्युनिटीज़ को स्टडी किया है। एंड मोस्ट ऑफ द उस टाइम पे जो रिपोर्ट्स होती थी या डिस्क्रिप्शंस होते थे जो सेकेंडरी सोर्सेज से उनको मिलते थे, फॉर एग्जांपल ट्रैवलर्स थे या मिशनरीज, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, सोल्जर्स, ये सब जो चीज़ें लिखते थे वो उनको स्टडी करते थे एंड देन अपना एक स्टडी कंडक्ट करते थे। ठीक है, सो इनकी जो स्टडीज़ होती थी वो सेकेंड हैंड अकाउंट्स पे बेस्ड होती थी। एंड देन उन्होंने क्या किया कि एक सिस्टमेटिक सर्वे करना स्टार्ट किया। एंड जो फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन थी ट्राइबल लैंग्वेजेस की को समझने के लिए या कस्टम्स को, रिचुअल्स, बिलीव्स को समझने के लिए वो चीज़ें स्टार्ट की इन्होंने। देन क्योंकि इनको लगता था कि अगर सेकेंड हैंड अकाउंट्स पे ये इतना ज़्यादा रिलाई करेंगे तो वो ज़्यादा उनको हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, प्रीजुडाइज होगी, किसी की ऑलरेडी जो कंसेप्शंस होंगे या किसी का ऑलरेडी एक पर्सपेक्टिव होगा वो सेकेंड हैंड सोर्सेज में होगा। इसलिए उन्होंने अब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस जो थे, फर्स्ट हैंड मेथड्स जो थे, उनको प्रायोरिटाइज किया, उनको प्रायोरिटी दी। ठीक है, 1920s का जो टाइम था वहाँ पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या फिर फील्ड वर्क जो है उसको बहुत एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेनिंग का, जिससे कि नॉलेज जो है वो प्रोड्यूस हो। ठीक है, सो अब जो फील्ड वर्क है वो फर्स्ट हैंड था। ठीक है, एंड जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इन कम्युनिटीज़ को स्टडी करना शुरू किया, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ को स्टडी किया, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ को स्टडी किया जिनको कोई जानता नहीं था। एंड इन्होंने उनकी हर एक कल्चर के हर एस्पेक्ट को स्टडी करके जब अपनी रिसर्च कंडक्ट की तो ये बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो थी उसके बाद पॉपुलर हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं जब कोई भी फील्ड वर्क करते हैं। तो सबसे पहले जो वो करते हैं वो है एक डिटेल्ड लिस्ट बनाते हैं वहाँ उस कम्युनिटी में जो जो लोग रहते हैं। देन उनकी कुछ इंफॉर्मेशंस वो कलेक्ट करते हैं अबाउट देयर सेक्स, एज ग्रुप, फैमिली, ये सारी इंफॉर्मेशन उनकी कलेक्ट करते हैं। देन वो ऑल्सो एक फिजिकल लेआउट विलेज का देखते हैं, सेटलमेंट देखते हैं कि विलेज के अंदर कैसा सेटलमेंट है। देन हाउसेस किस तरीके से लोकेटेड हैं, क्या क्या साइट्स हैं वहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा वो एक जीनेलॉजी कम्युनिटी की कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसके अंदर वो एक फैमिली ट्री बनाते हैं। इसके लिए वो हेड ऑफ द पर्टिकुलर हाउस होल्ड से बात करते हैं या फिर किसी भी मेंबर से बात करते हैं, उससे पूछा जाता है कि हेड कौन है हाउस होल्ड का, इससे पहले कौन हेड था, या फिर आपकी जनरेशन्स के बारे में पूछते हैं, फादर मदर कौन है, ब्रदर सिस्टर्स कौन है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं, उनके ब्रदर्स के बारे में, सिस्टर्स के बारे में पूछते हैं। एंड ये चीज़ें वो कई जनरेशन्स तक पूछते हैं, जितना कि जो पर्सन उनको बता रहा है उसको याद है उतना वो उससे पूछते हैं। एंड इन चीज़ों को वो क्रॉस चेक भी करते हैं, सेम क्वेश्चंस उनके किसी ब्रदर से, सिस्टर से या रिलेटिव से पूछ के। और उसके बाद जो वो फैमिली ट्री बनाते हैं उससे उनको हेल्प, एक सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इस चीज़ में हेल्प मिलती है कि वो कम्युनिटी का जो किनशिप सिस्टम है उसको समझ सकता है कि वहाँ पे जो रोल्स या रिलेशनशिप्स हैं डिफरेंट रिलेटिव्स के साथ, तो वो कैसे एक पर्सन की लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, तो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक जीनियोलॉजी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है एंथ्रोपोलॉजी में क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर जो है कम्युनिटी का उसको समझने में हेल्प करती है। और अगर प्रैक्टिकल सेंस में कहें तो जिन लोगों के साथ या
जो कम्युनिटी की लाइफ है वो उसके साथ उसको फेमिलियर बनाती है, ठीक है। और अब जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक फील्ड वर्क कर रहे हैं तो उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो कम्युनिटी की लैंग्वेज को समझें एंड कम्युनिटी में जो लाइफ है उसको ऑब्जर्व करें, ठीक है। एक डिटेल्ड नोट्स बनाएं जब वो कम्युनिटी को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें वो कम्युनिटी की लाइफ को डिस्क्राइब करें अपने नोट्स में। वहाँ कम्युनिटी के फेस्टिवल्स, रिलीजियस या फिर जो भी इवेंट्स हैं उनको उनके बारे में लिखें। उनका अर्निंग एंड लिविंग किस टाइप का है, फैमिली रिलेशंस किस टाइप के हैं, चाइल्ड रेयरिंग के कौन से मोड्स हैं, किस तरीके से चाइल्ड रेयरिंग हो रही है, चाइल्ड की अपब्रिंगिंग हो रही है, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि जो टॉपिक्स एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करने के लिए फील्ड वर्क कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को इस तरीके से स्टडी करते हैं कि उसको उसका रिसर्च पार्ट क्या है और उसको मेनली किस चीज़ पे फोकस करना है। सो ये नोट्स जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट नोट्स बना रहे हैं ये उसको स्टडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ये सारी चीज़ें समझनी है तो वो एक चाइल्ड की तरह कम्युनिटी के अंदर होगा। जैसे चाइल्ड के लिए सोसाइटी जो होती है वो बिल्कुल न्यू होती है ना, तो बच्चा क्या करता है हर बात पे क्वेश्चंस पूछता है, व्हाई, व्हाट एंड सो ऑन। तो कि अगर आप अपनी मुट्ठी में बंद कर लें और बस उससे यूं ही छुपाने लगें, ठीक है, कुछ भी नहीं है आपके पास, फिर भी अगर आप छुपा रहे हैं तो बच्चा क्या होगा, क्यूरियस होगा उसको जानने के लिए, कि वो पूछता रहेगा कि इसके अंदर क्या है क्या है। तो वैसे ही क्योंकि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो जानना चाह रहा है ना कम्युनिटी के बारे में, उसके लिए तो वो न्यू है, उसको पता ही नहीं है कि वहाँ की जो कम्युनिटी है वो क्या है, कल्चर कैसा है, सब चीज़ें। तो उसके जो क्वेश्चनिंग होगी कि व्हाई, व्हाट एंड सो ऑन सिमिलर टू द चाइल्ड, जैसे चाइल्ड की है वैसी होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें करते हुए जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो यूजुअली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जनरली कुछ लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कुछ लोगों से ज़्यादातर पूछेगा। ऐसा नहीं है कि अगर विलेज में बहुत सारे लोग हैं तो वो सबसे ही सेम क्वेश्चन पूरे विलेज से पूछेगा, ठीक है। तो वो कुछ लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। उन लोगों को कहा जाता है इन्फॉर्मेंट्स या फिर प्रिंसिपल इन्फॉर्मेंट्स, और पहले अर्ली डेज में इनको नेटिव इन्फॉर्मेंट्स भी कहा जाता था। ये जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए टीचर्स के की तरह बिहेव करते हैं, टीचर्स का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे होते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो भी डिटेल्ड नोट्स एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट फॉर्म करता है या रखता है अपने साथ फील्ड वर्क के टाइम पे, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ये नोट्स कंडक्ट करने होते हैं, बनाते रहने पड़ते हैं, इवन इन द फॉर्म ऑफ डेली डायरी। एक डेली डायरी के फॉर्म में भी ये नोट्स कंडक्ट करने होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, क्योंकि ये नोट्स उसको हेल्प करते हैं रिकॉल करने में हर चीज़, मोर देन रिकॉल, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की जो स्टडी होती है कम्युनिटी के बारे में या उनके कल्चर के बारे में, तो वो चीज़ें नोटेड डाउन होती हैं, तो वो अच्छे से उनको स्टडी कर सकते हैं।